हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8th का लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर यानी कृषि टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप स्वयं एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। आपको स्वयं को मालूम होना चाहिए कृषि होती क्या है। आप देखते हो अपने पेरेंट्स को कृषि करते हुए कि वो खेतों में जाते हैं, ट्रैक्टर या बैलों के माध्यम से खेत को जोतते हैं, उसमें बीज डालते हैं और इसके साथ कुछ दिनों बाद देखते हैं तो हरे भरे खेत लहराने लगते हैं। फिर हम उसके अंदर निराई गुड़ाई करते हैं और उसके अंदर पाई जाने वाली जो खरपतवार होती है उसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक और जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं। जब हम इन सब क्रियाओं को करने के बाद अंतिम हम सन में जब फसल पक जाती है तो उसको हम काटते हैं और फिर उनको मशीनों के माध्यम से उनके दाने निकलवा कर या किसी भी प्रोसेस से उसके दाने निकाल कर हम घर लेकर आ जाते हैं। ये सारा प्रोसेस हम क्या करते हैं, कृषि के दौरान करते हैं। लेकिन बच्चों, हम जो कृषि पढ़ेंगे उसके अंदर तरीका तो यही है, लेकिन हम सिद्धांत के माध्यम से पढ़ेंगे। इसकी एक पर्टिकुलर परिभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे कृषि को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके और आपको समझना भी क्या हो सके, आसान। अब यदि हम कृषि की बात करें तो सबसे पहले कृषि होती क्या है, कृषि होती क्या है। कृषि की परिभाषा पूछे तो सर्वप्रथम कृषि लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर, लैटिन भाषा का शब्द कौन सा बच्चों, एग्रीकल्चर से बना है। याद रखना बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, कृषि को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर अपन को इसी परिभाषा को आगे बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ, अब शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एग्री यानी मिट्टी, एग्री यानी क्या होता है, मिट्टी, तथा कल्चर यानी जुताई करना। कल्चर यानी क्या होता है, जुताई करना, अर्थात मिट्टी पर जुताई करना कृषि कहलाता है। मिट्टी पर जुताई करना क्या कहलाता है बच्चों, कृषि कहलाता है। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, क्रियाएं भी इसके
अंतर्गत आती है उसको हम क्या कहते हैं? कृषि। याद रखना बच्चों, यही परिभाषा है आपको नोटबुक के अंदर एग्जाम के अंदर लिखनी है कि कृषि लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? एग्रीकल्चर से बना है। किससे बना है? एग्रीकल्चर से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्री यानी मिट्टी तथा कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी की जुताई करना क्या कहलाता है बच्चों? कृषि कहलाता है। इसके अलावा कौन सी क्रिया? पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, जो क्रियाएं भी हैं वो कृषि के अंतर्गत आती है। अब विभिन्न प्रकार की जो कृषियां होती है, जैसे एक कृषि का नाम है सेरी कल्चर। क्या नाम है? सेरी कल्चर। अब आपसे पूछ ले सेरी कल्चर क्या है बच्चों, तो याद करना ऐसी कृषि जिसमें रेशम कीटों को पालकर, ऐसी कृषि जिसमें रेशम कीटों को पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। वापस लेना, ऐसी कृषि जिसमें रेशम कीटों को पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। फिर अगले कृषि का नाम है पीसी कल्चर। क्या नाम है बच्चों? पीसी कल्चर। यदि हम पीसी कल्चर की बात करें तो ऐसी कृषि जिसमें तालाबों व पोखरों के अंदर मछली का पालन किया जाता है। ऐसी कृषि जिसमें तालाबों व पोखरों के अंदर मछली का पालन किया जाता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। अगला कृषि का नाम है वीटी कल्चर। क्या नाम है बच्चों? वीटी कल्चर। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं तो ऐसी कृषि जिसमें अंगूरों की खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? वीटी कल्चर। फिर है हार्टिकल्चर। यदि इसके बारे में पूछे तो याद रखना बच्चों, ऐसी कृषि जिसमें वाणिज्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। वाणिज्य फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? हार्टिकल्चर। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं इसके अंदर सब्जियां, फल व फूल का उत्पादन होता है। किसका होता है? फल व फूल का उत्पादन होता है। तो याद रखना बच्चों, ये कृषि के कुछ पहलू है जिसको आपको याद रखना है और काफी बार इन पहलू से संबंधित
एक एक नंबर की परिभाषा के रूप में सवाल पूछ लेते हैं। पहला पॉइंट हुआ कृषि। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी की जुताई करना कृषि कहलाता है। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन क्रिया करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। सेरीकल्चर ऐसी कृषि जिसमें किसका उत्पादन होता है बच्चों? रेशम के कीटों का पालन करके रेशम प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। फिर फिशिकल्चर जिसमें तालाबों, पोखरों के अंदर किसका पालन किया जाता है बच्चों? मछली का पालन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। फिर विटिकल्चर, इसके अंदर किसकी खेती की जाती है? अंगूरों की खेती की जाती है। फिर हार्टिकल्चर, इसके अंदर किसकी फसलें उगाई जाती है? वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, इनको क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर। तो आप इससे संबंधित कोई सवाल आए तो आपको आसानी से कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कृषि किस क्रिया का भाग है। तो कृषि किस क्रिया का भाग है बच्चों? आपको स्वयं को मालूम होना चाहिए, वो है प्राथमिक क्रिया का भाग। किसका भाग है? प्राथमिक क्रिया का भाग है कृषि। तो अपन लिखते हैं प्राथमिक क्रिया। अब पहले तो आपको मालूम यह होना चाहिए कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। तो प्राथमिक क्रिया की बात करें तो ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का, ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में लिया जाता है। अब देखो बच्चों, अब आपके सामने परिभाषा क्या थी? ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में लिया जाता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। आपको मैं उदाहरण समझाता हूं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे आपने हरी सब्जी ली, जैसे हरी सब्जियों के अनुसार आपने देखे वो जैसे मिर्च, तो मिर्च का आप सीधा उपयोग किसमें करते हो? खाने में करते कि नहीं करते हो? या फिर आप सीधा और ऊपर ले दे सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने और देखे हैं, जैसे अपन मछली का उपयोग सीधे किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? खाने में। क्या किया जाता है? खाने में। तो ये जो तत्व जो हम प्रकृति से जैसे प्राप्त करते हैं और वैसे ही उनको किसमें प्रयोग कर ले? खाने में प्रयोग कर ले, तो क्या कहलाएगी? प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन आती है? कृषि आती है, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आता है, मुर्गी पालन आता है, बागवानी फसल आती है या बागवानी प्रक्रिया आती है, वाणिज्य फसलें जिसमें हम क्या लेते हैं? फल फूल। ये सब के सब किसमें आते हैं बच्चों? प्राथमिक क्रिया के उदाहरण में आते हैं। कृषि की परिभाषा आपको मैंने पढ़ा दी है। अब आपके पास ये परिभाषा है पशुपालन। यदि आपसे पूछ ले पशुपालन क्या है, तो पशुपालन की परिभाषा क्या लिखनी है? पशुओं को पालने से संबंधित आर्थिक
क्रिया को आर्थिक क्रिया को क्या कहेंगे बच्चों? पशुपालन। पशुओं को पालने से संबंधित आर्थिक क्रिया क्या हुई? पशुपालन। और मत्स्य पालन मतलब इसके अंदर मछली का पालन होता है, जिसमें हमने पीसी कल्चर में पढ़ा है। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन के अंदर एक फार्म के माध्यम से मुर्गियों को क्या किया जाता है? पाला जाता है। बागवानी, जिसमें बागवानी फसलें, फूल है, फल है, सब्जियां हैं, उन सबको उगाया जाता है। एक शब्द आपके सामने आया बच्चों, वो है क्या है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या है? तो आपको आर्थिक क्रिया की यदि परिभाषा पूछ ले, आर्थिक क्रिया, तो आपको यदि इसकी परिभाषा पूछे तो आप सीधे भाषा में उत्तर दे सकते हो। ऐसी क्रिया जिनको करने से आय की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया जिनको करने से किसकी प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। फिर अपन सवाल पुटअप होता है आपके बुक्स के अनुसार कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपके टॉपिक के अनुसार कृषि को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला इस्लाकृति, पहला कौन सा है? इस्लाकृति। दूसरी मिट्टी या मृदा, मिट्टी, ठीक है। और तीसरा जलवायु। ये 3 ऐसे तत्व हैं जो आपकी कृषि को क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित करते हैं। अब पहले इस्लाकृति करते हैं। आपको मालूम है कि जो इस्लाकृति समतल है, उपजाऊ है, वहां पर कृषि क्रिया अधिक होती है। जो पहाड़ी है, पठारी है, वह कृषि क्रिया कम होती है और कृषि क्रिया के लिए उपयुक्त दशा भी नहीं होती है। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं आर्थिक इस्लाकृति। जो क्षेत्र समतल व उपजाऊ पाया जाता है, उन क्षेत्रों में कृषि क्रिया करना उपयुक्त माना जाता है। जबकि जो क्षेत्र पहाड़ी व पठारी पाया जाता है, उन क्षेत्रों में कृषि क्रिया करना मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस्लाकृति का पता चल गया। जो क्षेत्र समतल और उपजाऊ पाए जाते उन क्षेत्रों में कृषि क्रिया उपयुक्त माना जाता है, जबकि जो क्षेत्र पहाड़ी और पठारी पाए जाता है उन क्षेत्रों में कृषि क्रिया करना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसलिए लोग हमेशा समतल और उपजाऊ क्षेत्र के अंदर ही कृषि क्रिया करते हैं। दूसरा है मिट्टी। याद रखना, आपको स्वयं को मालूम है बच्चों, जो मिट्टी उपजाऊ होती है वहां पर कृषि क्रिया करना आसान होता है, या अनुरूप होती है वहां पर कृषि क्रिया क्या करना आसान होता है। तो आप याद रखना, मिट्टी के अंदर जो क्षेत्र उपजाऊ पाया जाता है, जो क्षेत्र उपजाऊ पाया जाता है
उन क्षेत्रों में कृषि क्रिया करना आसान व अधिक होता है, जबकि जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है वहां कृषि नहीं की जाती है, ठीक है बच्चों। जो क्षेत्र उपजाऊ पाया जाता उन क्षेत्रों में कृषि क्रिया करना आसान व अधिक होता है, जबकि जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है उसमें वह कृषि नहीं की जाती है। तो आपको मिट्टी का भी पता चल गया। अब है तीसरा जलवायु। आपको मालूम ही है जो क्षेत्र उपयुक्त जलवायु अनुकूल जलवायु होती है वहां पर कृषि क्रिया अधिक होती है, जहां अनुकूल नहीं होती है वह इसका विकास कम होता है। तो याद रखना, जो क्षेत्र कृषि के लिए अनुकूल होता है उन क्षेत्रों में कृषि क्रिया अधिक की जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों की जलवायु कृषि के लिए प्रतिकूल पाई जाती है, कृषि के लिए प्रतिकूल पाई जाती है। उन क्षेत्रों में कृषि क्रिया कम की जाती है। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कितने हो गए? 3, स्थलाकृति, मिट्टी और जलवायु। ठीक है, अब हम लेंगे कृषि के तंत्र। कृषि के कौन कौन से तंत्र हैं पाए जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम कृषि के तंत्र की बात करें तो हम देखेंगे मुख्य तंत्र। कृषि के तंत्र, कृषि के तंत्र में हम देखते हैं तो पहला रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, दूसरा उन्नत किस्म के बीज, तीसरा निराई गुड़ाई करना, चौथा हल जोतना, पांचवा कीटनाशकों का प्रयोग। ये सब के सब किस में आता है बच्चों? कृषि तंत्र में आते हैं। और इन सभी कृषि तंत्र का जो प्रयोग है कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं हम। कृषि तंत्र के प्रयोग के बारे में हम देखते हैं कि विश्व के अंदर कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई। कृषि के क्षेत्र में क्या हुई? एक क्रांति हुई। उस क्रांति को क्या कहा गया बच्चों?
हरित क्रांति। क्या कहा गया? हरित क्रांति। ठीक है। हरित क्रांति को विश्व में शुरू करने वाले थे नॉर्मन बोरलॉन्ग। विश्व के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? नॉर्मन बोरलॉन्ग। उन्होंने 1943 के अंदर मैक्सिको के अंदर इसकी हरित क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने हरित क्रांति में गेहूं और चावल के उन्नत किस्म के पौधों की खोज की। किसकी की थी? गेहूं और चावल के किस्म के जो उन्नत कोटि के बीज थे उनकी खोज की। उसी को ध्यान रखते हुए फिर भारत के अंदर भी हरित क्रांति का फैलाव होने लगा। ये नॉर्मन बोरलॉन्ग था बच्चों, वो कहां का निवासी था? मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका का निवासी था। और नॉर्मन बोरलॉन्ग को याद रखना, आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक कहते हैं। आधुनिक कृषि विज्ञान की क्या कहते हैं? इनको जनक कहते हैं। फिर इसी की मतलब नॉर्मन बोरलॉन्ग की प्रेरणा को लेते हुए भारत के अंदर अब भारत के अंदर 1967 से 67 के बीच, कब? 1967 से 67 के बीच किसकी शुरुआत हुई? हरित क्रांति की। किसकी शुरुआत हुई? हरित क्रांति। और भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? एम.एस. स्वामीनाथन ने। एम.एस. स्वामीनाथन ने उन्होंने हरित क्रांति की भारत के अंदर शुरुआत की। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव, जब 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को हुआ। उत्तर प्रदेश को हुआ। और जब इसका इतना फायदा देश के अंदर हुआ, उत्पादन में एकदम तीव्र वृद्धि हुई, तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इनको कृषि के अंदर क्या दे दिया? नोबेल पुरस्कार। क्या दिया था? नोबेल पुरस्कार। याद रखना, ठीक है बच्चों। और इसी हरित क्रांति के बाद भारत के जो कृषि तंत्र थे उसके अंदर क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। और उसके कृषि तंत्र परिवर्तन आते ही उन्होंने कृषि के अंदर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने लगा, जैसे अमोनिया से संबंधित, यूरिया से संबंधित, फास्फोरस से बनने वाला जो खाद होता है उसका क्या होने लगा? प्रयोग। उन्नत किस्म के बीज जो कम समय में अधिक उत्पादन दे, जिसे जल की जरूरत भी क्या हो? कम हो, इस प्रकार की कुछ किस्म पैदा की गई और उसको उगाया गया, जिसके उत्पादन में भी क्या हुई? तेजी से वृद्धि होने लगी। निराई गुड़ाई की जो सुविधा है उसके अंदर ट्रैक्टरों और मशीनों का प्रयोग होने लगा है। हल जोतने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आ गया और कीटनाशकों का क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा, जिससे फसल के दुष्प्रभाव को रोका गया। तो आपने बच्चों कृषि से संबंधित जो टॉपिक थे, जो कृषि क्या है, कृषि से और संबंधित कौन कौन सी कृषियां होती है, उन सब का आपने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया। साथ में आपने कृषि को प्रभावित करने वाले कारक के पढ़े और कृषि के तंत्र के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कृषि के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।